जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम पाचन तंत्र का भाग 2 पढ़ेंगे। जहाँ पर हमने क्लास को ख़त्म किया था वहीं से हम उस बिंदु को आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आज की क्लास में छोटी आंत। तो छोटी आंत क्या होती है? हमारा जो स्टमक होता है, पेट, उसके बाद वाला जो हिस्सा होता है जिससे ये जुड़ा होता है, ये वाला नीचे वाला जो कि एक कुंडली के रूप में होता है। ये नीचे में ये बना रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, इसी को हम क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है कुल 6 से 7 मीटर होती है। हमारा जो पूरा पाचन तंत्र है उसमें सबसे अधिक लंबा और सबसे बड़ा भाग जो होता है और सबसे जटिल भाग जो होता है वह क्या होती है? हमारी छोटी आंत होती है। और इसका जो आकार होता है वह किस फॉर्म में होता है? कुंडलित रूप में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुंडली के रूप में संरचनाएं बनी होती हैं। ठीक है, इसमें जानते हैं भोजन का जो रूप होता है किस प्रकार से होता है। तो इसमें सदैव क्षारीय भोजन ही प्रवेश करता है, क्योंकि पेट में भोजन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। और छोटी आंत में जब भोजन प्रवेश करता है तो उसे क्षारीय होना आवश्यक है। और इस भोजन को क्षारीय बनाने का काम पित्त रस करता है। कौन करता है? पित्त रस। तो इस बात को आप इसमें याद रखिएगा। ठीक है, कि पेट में जब भोजन की प्रकृति होती है तो वह अम्लीय होती है और उसे क्षारीय बनाने का काम पित्त रस करता है। आगे है, इसमें भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। संपूर्ण पाचन का अर्थ है कि छोटी आंत के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट होता है, वसा, इन तीनों का पाचन यहाँ पर एक साथ होता है। इसलिए हम कहते हैं कि छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। आगे है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले वाले भाग को कहते हैं ग्रहणी, दूसरे भाग को कहते हैं मध्यांत्र और तीसरे भाग का नाम होता है श्लेष्मांत्र या इलियम। और इन तीनों भागों में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? हमारा इलियम, क्योंकि इसी भाग में भोजन पचने के बाद में अवशोषित होता है। कौन से वाले भाग में? इलियम वाले भाग में। ये जो पहला वाला भाग है ऊपर वाला, इसे कहते हैं ग्रहणी, बीच वाले भाग को कह देंगे मध्यांत्र और सबसे आखिरी वाला भाग को क्या बोलेंगे अपन? श्लेष्मांत्र। तो इसके मुख्य कितने भाग होते हैं? 3। तो इसमें महत्वपूर्ण कौन सा होता है? इलियम वाला भाग। छोटी आंत में एक ग्रंथि होती है उसके ऊपर वाले हिस्से में, जिससे कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। जस्ट छोटी आंत के ये ऊपर होती है। इस ग्रंथि से भोजन को पचाने वाले क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं, जो भोजन क्या करते हैं? पचाते हैं। और वो एंजाइम इस प्रकार है। सबसे पहला है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम का काम क्या होता है? ये वसा का पाचन करता है। दूसरा है एमाइलेज एंजाइम। ये वाला एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और तीसरे एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। और ये वाला एंजाइम क्या करता है? भोजन में उपस्थित प्रोटीन की मात्रा को पचाता है। अब हम इसमें जानते हैं बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत कहाँ पर होती है? तो जहाँ पर हमने छोटी आंत को ऐसे ख़त्म किया था, ये लास्ट वाला हिस्सा, तो इसके चारों ओर उल्टे एन के समान, यू के समान ऐसी संरचना होती है जो बाहर की तरफ ऐसे निकली होती है। ये इस टाइप से, ये जो बाहर पूरा मैंने हिस्सा बनाया इसी को आप क्या बोलते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। और ये पूरा जो हिस्सा मैंने बनाया हुआ है इसको बोलते हैं अपन क्या? कॉलन। जो कि क्या होता है? बड़ी आंत का सबसे बड़ा और लंबा भाग होता है। इसको अपन आगे लिख लेंगे बीसी में। ठीक है, तो बड़ी आंत की जो कुल लंबाई होती है वह कितनी होती है? लगभग 1.5 मीटर। और इसका जो आकार होता है वह उल्टे यू के समान होता है, जैसा कि यहाँ बना हुआ है। ठीक है, इस वाले भाग में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। याद रखिएगा इस बात को। इस वाले भाग में या बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ केवल जल का क्या होता है? अवशोषण होता है, केवल और केवल जल का। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही जो अपचित भोजन होता है उसे मल के रूप में क्या किया जाता है? इसमें उत्सर्जित किया जाता है बड़ी आंत के सबसे आखिरी वाले भाग से, जिसे हम बोलते हैं गुदा द्वार।
आगे है बड़ी आंत के मलाशय भाग में, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं अपन मलाशय। हालांकि पीछे डायग्राम में मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में, यहाँ पे केवल आप जान लीजिए इसी के माध्यम से। तो बड़ी आंत के मलाशय भाग में मल क्या होता है, एकत्रित होता है, और इस मल को गुदा द्वार के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, जो कि हमारे शरीर का अवशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक है, आगे है बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है, बृहदांत्र कहलाता है। देखिए थोड़ा इसको समझते हैं अपन। ये जो मैंने ये कुंडलित फॉर्म बना रखा है ये वाला, इसको कहेंगे छोटी आंत। छोटी आंत का जो भाग बड़ी आंत से जुड़ा होता है इसको कहा जाता है उंडुक। इसका नाम क्या होता है, उंडुक। और उंडुक के बाद ऊपर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और यहाँ तक, ये सब पूरा क्या कहलाता है, हमारा बृहदांत्र कहलाता है। और ये सबसे लंबा भाग होता है किसका, बड़ी आंत का। ठीक है, और इसी में एक बिंदु और है कि बड़ी आंत के इस उंडुक वाले भाग के सबसे नीचे, मैंने पढ़ाया था पीछे आपको कि एक कृमि रूपी परिशेषिका होती है, जैसे आप क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं, सबसे लास्ट में। ऐसे ये वाला हिस्सा है तो मैं इसी में अब यहाँ पे ऐसे जुड़ी होती है, ये है हमारी छोटी आंत वाला हिस्सा, ये ऊपर निकल गया, तो इसे बोलते हैं अपन क्या, अपेंडिक्स, जो कि कृमि रूपी एक परिशेषिका होती है। और ये मानव के शरीर का एक अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग का अर्थ है कि जिस अंग का मानव के शरीर में कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी वह उसमें उपस्थित है, उसी को हम कहते हैं अवशेषी अंग। आगे है पाचन की क्रिया के चरण। तो पाचन जब पूरा हो जाता है तो उसको पूर्ण करने के कुल 5 चरण होते हैं, जो कि शुरुआत से लेके अंत तक होते हैं। इसको हमें ऑर्डर में ही याद रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में इसका जो क्रम होता है वह पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले लिखा है अंतर्ग्रहण। इसका अर्थ होता है कि भोजन को ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे भोजन का ग्रहण करना। दूसरा लिखा हुआ है पाचन। जैसे ही आपने भोजन को ग्रहण कर लिया है तो फिर भोजन को पचाने के लिए शरीर में उपस्थित विभिन्न ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम निकलते हैं। तो एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से भोजन को क्या करना, पचाना। भोजन को पचाना क्या कहलाता है, उसका पाचन कहलाता है। और जब भोजन पूर्ण तरीके से छोटी आंत में पच जाता है तो उसके बाद में होता है उसके द्वारा अवशोषण। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, महत्वपूर्ण या प्रमुख पोषक तत्वों का अवशोषण, प्रमुख पोषक तत्वों का अवशोषण, और ये अवशोषण होता है छोटी आंत में। और साथ ही साथ बड़ी आंत के द्वारा, बड़ी आंत द्वारा जल का अवशोषण, क्योंकि वो भी क्या काम करता है, जल को अवशोषित करता है। मुख्य रूप से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है। ठीक है, उसके बाद होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को आप बोलते हैं एसिमिलेशन। ये क्या होता है, जैसे ही छोटी आंत ने प्रमुख पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया है तो यह प्रमुख पोषक तत्व रक्त की सहायता से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। कहाँ पहुंचाए जाते हैं, शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक। तो एसिमिलेशन क्या होता है, स्वांगीकरण, छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किए गए पोषक तत्वों को रक्त की सहायता से, किसकी सहायता से, रक्त की सहायता से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना और उनमें मिला देना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। आगे है बहिष्करण। जब ये पूरा काम हो जाता है तो उसके बाद शरीर में बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकालना, गुदा द्वार द्वारा उत्सर्जित करना। उत्सर्जित करने का अर्थ है बाहर निकालना। तो वह क्या कहलाता है, हमारा बहिष्करण कहलाता है। तो ये पाचन की क्रिया के
5 चरण होते हैं और इनका जो ऑर्डर होता है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले क्या होता है अंतर्ग्रहण, स्टेप 2 में क्या होता है पाचन, थर्ड में क्या होगा अवशोषण, फोर्थ में क्या होगा स्वांगीकरण और फिफ्थ में क्या हो जाएगा बहिष्करण। ठीक है, तो इस तरह ये चैप्टर हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब हम इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है पित्त रस का कार्य। तो पित्त रस क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, भोजन को क्या करता है अम्लीय से क्षारीय बनाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है पित्त रस उत्पन्न होता है। तो पित्त रस उत्पन्न कौन करता है, यकृत। हमारा जो लीवर है ये क्या करता है पित्त रस को निकालता है और इसको जाके संचित कर देता है कहाँ पे, पित्ताशय में। एक ग्रंथि है जिसे हम क्या बोलते हैं पित्ताशय। तो रस को आप फिर से पढ़िएगा, पित्त रस का स्त्रावण या पित्त रस को बनाता कौन है, लीवर। कौन बनाता है, यकृत। और इस यकृत के द्वारा बनाए गए पित्त रस को क्या करता है पित्ताशय अपने अंदर भंडारित करके रखता है, जिसे आप बोलते हैं स्टोर करना। तो इस बात को आप इसमें याद रखिए। और पित्त रस का काम क्या होता है, भोजन को क्षारीय बनाना। अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है मुख्य रूप से किस चीज में होता है, इसका तात्पर्य यह है कि जब प्रोटीन पूरी तरीके से पच जाएगा तो वह किस रूप में प्राप्त होगा हमें, तो वह क्या होता है अमीनो अम्ल में। क्या हो जाएगा, अमीनो अम्ल। तो देखो तीन चीजें हमने इसमें पचाई हैं। सबसे पहला था कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जब पूर्ण तरीके से पच जाता है तो वह क्या देता है, ग्लाइकोजन। दूसरा है प्रोटीन जब पचता है तो क्या देता है, वो अमीनो अम्ल। और जब वसा का पाचन होता है तो वह देता है वसीय अम्ल। तो इन तीन बातों को आप इसमें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पेप्सिन एक है। तो ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया था पहली क्लास में। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कौन निकालता है, जठर ग्रंथि निकालती है। और ये किसको पचाता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है ये, प्रोटीन का पाचन। तो ये तीन प्रश्न इसमें आप याद रखिएगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, सबसे बड़ा और लंबा अंग कौन सा होता है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला प्रश्न है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण होता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। और इस रक्त के द्वारा यदि उसको कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है तो उसको कहते हैं अपन स्वांगीकरण। तो इसका आंसर आ जाएगा छोटी आंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है जल का अवशोषण कहाँ होता है। तो जल का अवशोषण किया जाता है मानव के शरीर में बड़ी आंत के अंदर। यह बड़ी आंत इसको क्या करती है, अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो लार मुख्यतः स्टार्च का पाचन करती है और स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि लार द्वारा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम का नाम है रेनिन। रेनिन एंजाइम क्या करता है, इसको पचाता है और ये निकलता है किससे, जठर रस से। या आप कह सकते हैं कि जठर ग्रंथि से निकलने वाले जठर रस में ये मिला होता है। अगला प्रश्न है एंजाइमों का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो एंजाइम एक प्रकार के विशेष रसायन होते हैं जो कि भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। और किस प्रकार करते हैं, भोजन के जो जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। अतः एंजाइम एक उत्प्रेरक के रूप में भी काम करते हैं। इस बात को भी आप इसमें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आहार नाल या पाचन नली की लंबाई कितनी होती है। तो ये होती है 32 फीट।
ये पीछे मैंने आपको पढ़ाया था। अगला प्रश्न है, पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो देखो, पाचन जब होता है भोजन का, तो सबसे ज़्यादा काम कहाँ पर होता है? छोटी आंत में, क्योंकि यह इसका सबसे प्रमुख अंग होता है भोजन को पचाने की वाला। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा छोटी आंत। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका नाम होता है बहिष्करण, या इसी को आप कह सकते हैं उत्सर्जन। तो दो नाम है, दोनों आप याद रखिए, दोनों का एक ही अर्थ होता है कि शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन या बहिष्करण कहलाता है। नेक्स्ट है, स्टार्च एवं ग्लूकोज का पाचन किस पदार्थ में होता है? तो जब स्टार्च और ग्लूकोज पूरी तरीके से पच जाता है तो वो क्या बनता है? ग्लाइकोजन। अगला है, वसा का पाचन किस पदार्थ में होता है? तो वसा जब पूर्ण तरीके से पच जाता है तो वह क्या बना के देता है? वसीय अम्ल। अगला प्रश्न है, लार का पीएच मान क्या होता है? तो लार का पीएच मान होता है 6.8, और हम इसे कह सकते हैं कि इसकी जो प्रकृति होती है लार की, कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से क्या है? कम है, इसलिए प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी। अगला प्रश्न है, स्वांगीकरण क्या होता है? तो स्वांगीकरण का अर्थ होता है कि समस्त पोषक तत्वों को रक्त की सहायता से रक्त की सहायता से कोशिका तक पहुंचाना स्वांगीकरण कहलाता है। कोशिका तक पहुंचाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है इसी में, पाचन एक अभिक्रिया है। तो पाचन एक उपापचयन, क्या सही है? उपापचयन अभिक्रिया है, या इसी में आप लिख सकते हो तो पाचन एक भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है। दोनों प्रश्न सही है, सॉरी दोनों उत्तर सही है, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या लिखा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भोजन का संपूर्ण पाचन किस अंग में होता है? तो ये किस अंग में होता है? छोटी आंत में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। अगला प्रश्न है, पाचन की संपूर्ण क्रिया के दौरान किस अंग में भोजन सबसे अधिक समय ठहरता है? तो ये होगा क्या? हमारा आमाशय। सही उत्तर क्या होगा? आमाशय, क्योंकि आमाशय में भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक ठहरता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पित्त रस द्वारा वसा का पाचन कहलाता है। तो इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। जब पित्त रस वसा को पूर्ण तरीके से पचा देता है तो इसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। आप इस पॉइंट को याद रखिए, इसके बारे में मैंने पीछे आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन प्रश्न की सहायता से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है, पेट में अम्लीयता बढ़ने पर, यदि हमारे पेट में एसिडिटी होती है तो उसके उपचार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो एंटी एसिड के रूप में, इसमें आप लिख देना, एंटी एसिड के रूप में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे आप बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस, ये इसका फार्मूला होता है, इसी का प्रयोग किया था। और यही किस में मिला होता है? इनो में, जो हम पीते हैं जब हमें क्या होती है? एसिडिटी होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ये। इसका रंग होता है दूध के समान, इसलिए इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हम इसे कह सकते हैं। ये एक क्या है? एंटी एसिड है। जठर ग्रंथि
अंग जिसका समय कोई काम नहीं होता है उसी को हम अवशेषी अंग कहते हैं। और ये अवशेषी अंग पाचन के संदर्भ में क्या होगी, अपेंडिक्स, जो कि बड़ी आंत के नीचे वाले हिस्से में जुड़ी हुई होती है। अगला प्रश्न है इसी में, किन किन पोषक तत्वों का पाचन किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, फैट, मुख्यतः इन 3 तत्वों का ही पाचन किया जाता है। बाकी 4 का अवशोषण होता है, क्योंकि इनकी जो संरचना होती है वह कैसी होती है, जटिल होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।